नमस्कार। हम कर रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी के कवि कर्तव्य पर चर्चा। हमने इसमें दो विषयों का दो निबंध के जो दो भाग थे, छंद और भाषा के संबंध में बात कर ली थी। अगला बिंदु है अर्थ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, अर्थ सौर्य से ही कविता का प्राण है। जिस कविता में अर्थ का चमत्कार नहीं है वह कविता नहीं। कवि जिस विषय का वर्णन करे उस विषय से उसका तादात्म्य होना चाहिए। अर्थात कवि जिस विषय पर काव्य की रचना कर रहा है वो रचना उसके भावों के अनुकूल होनी चाहिए। वह कवि के हृदयगत भाव होने चाहिए और वह जिस भाषा का प्रयोग करे वह उसी प्रकार की होनी चाहिए जिस प्रकार का भाव है, जिस प्रकार का विषय है। ऐसा न होने से अर्थ का सौरस्य नहीं रहता, अर्थ की सरसता समाप्त हो जाती है। यथा विलाप वर्णन यदि कवि कर रहा है तो उसके मन की भावना इस प्रकार होनी चाहिए कि वह स्वयं विलाप कर रहा है और वर्णित दुख का स्वयं अनुभव कर रहा है। जब इस प्रकार के भावों के अनुकूल कवि जब कविता की रचना करेगा, भाव विशेष का स्वयं व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करते हुए कविता की रचना करेगा, तब कविता अधिक मौलिक और सार्थक होगी। प्राकृतिक वर्णन लिखने के समय उसके अंतःकरण में दृढ़ संस्कार होना चाहिए कि वर्णमान नदी, पर्वत अथवा वन के सम्मुख वह स्वयं उपस्थित होकर उसकी शोभा देख रहा है। इस प्रकार का वर्णन ना हो कि शहर में बैठकर व्यक्ति मुंबई शहर में निवास करे और बिहार के अंचलों की, ग्रामीण क्षेत्रों की प्राकृतिक सौंदर्य पर वह कविता करे, वहाँ के लोगों के विषय में वे कहानियाँ लिखें। इस प्रकार की रचना उचित नहीं है। जिस क्षेत्र में, जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में कवि या लेखक है वह उस भाव को अनुभूत करते हुए ही सच्चाई के साथ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे। जब कवि की आत्मा का वर्णन विषय के साथ इस प्रकार निकट संबंध होगा तब ही उसके द्वारा किया गया वर्णन जो होगा यथार्थ होगा और तभी उसकी कविता पढ़कर पढ़ने वालों के हृदय में भावनाएं उत्पन्न होगी उसी प्रकार की जिस प्रकार की कवि के मन में, स्वयं के मन में है। तभी कवि के हृदयगत भावों का साधारणीकरण हो पाएगा पाठक या श्रोता के साथ में। वे कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कविता करने के लिए अलंकारों को जबरन प्रयास पूर्वक लाने की आवश्यकता नहीं है। विषय वर्णन के करते समय जो सहज रूप से निकल जाए उसी प्रकार के अलंकार कविता की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं, आह्लाद उत्पन्न करने वाले होते हैं और वह उन्हीं का प्रयोग करते हुए इस प्रकार श्रेष्ठ कविता की प्रस्तुति कर सकता है। वे कहते हैं बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो सामान्य रीति से सब एक ही अर्थ के व्यंजक है, परंतु विशेष रूप से देखने पर कई बार शब्दों की अर्थ में पृथक पृथक शक्तियाँ गर्भित रहती हैं। यथा तन्वी शब्द का सामान्य अर्थ स्थल विशेष में स्त्री होता है, पर तनु शब्द का अर्थ कृश होने के कारण तन्वी का अर्थ है दुर्बल। यदि यह कहें कि वह तन्वी अपने पति के साथ सुख में से अपने घर में रहती है तो ये तन्वी शब्द उस अर्थ का व्यंजक नहीं हो सकता जो वामा इत्यादि शब्दों के द्वारा होता है। इसके स्थान पर तन्वी अपने प्रियतम के वियोग में बड़े धैर्य से रह रही है या प्रियतम का वियोग बड़े धैर्य से सहन कर रही है, तो यहाँ तन्वी शब्द की गर्भित शक्ति वियोग शब्द के अर्थ को विशेष रूप से सहायता पहुंचाती है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जिनमें अर्थ की गर्भित शक्ति हो, उन शब्दों का प्रयोग अनुकूल स्थानों पर करना चाहिए। कई बार घनाक्षरी और सवैया छंदों का प्रयोग करते हुए कवियों की कविता में अनेक
निरर्थक शब्द आ जाते हैं, और कभी कभी शब्दों के विकृत रूप भी प्रयुक्त हो जाते हैं। ऐसे शब्दों के रूप इस प्रकार भी विकृत हो जाते हैं कि उनके अर्थ ही समझ में नहीं आते। तो कवि को चाहिए कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें। वह कविता के सौरस्य की ओर ध्यान दे, शब्दों के आडंबर की ओर नहीं। अर्थहीन और अनुपयोगी शब्दों को कविता में उसे स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि शब्दों के बिगाड़ने से बिगड़े हुए जो रूप है वो पढ़ने वाले के कानों को खटकते हैं, उसे बुरे लगते हैं, और वह कविता में उतनी रुचि नहीं ले पाता। लेखक कहते हैं, कवि को अश्लील और ग्रामीण शब्दों के प्रयोग से यथासंभव बचना चाहिए, क्योंकि वह अनेक स्थानों पर कविता को नीरस और दूषित कर देते हैं। अगला बिंदु है निबंध का विषय। लेखक कहते हैं, कविता का विषय किस प्रकार का हो। कवि कहते हैं कि लेखक या कवि जब कविता की रचना करता है तो उसका जो विषय है वह मनोरंजक और उपदेशात्मक होना चाहिए। कविता केवल मनोरंजन के लिए हो ऐसा नहीं, मनोरंजन भी हो परंतु उपदेश भी उसके भीतर निहित होने चाहिए। यमुना के किनारे केले कौतूहल, नायिका भेद, स्वकिया परकिया नायिका, ये वाले जो वर्णन है, कृष्ण की विभिन्न प्रकार की रास लीलाएं, नायक नायिका की रास लीलाएं, श्रृंगार वर्णन, बहुत कुछ हो चुका। वे ये कहते हैं, और उनका महत्वपूर्ण विचार है इस विषय में, कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। अर्थात विषयों की कोई सीमा ही नहीं है, विषय अनंत हैं। आप जिस चाहे स्थान से कवि के रूप में विषय को चुन सकते हैं, और सभी से उपदेश, सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ विषयों पर उपदेश लिखे जाएंगे, इन विषयों पर, किन्हीं विषयों पर मनोरंजन पूर्ण ही कविता हो सकती है। वे कहते हैं सभी विषयों पर उपदेश भी लिखे जा सकते हैं और मनोरंजन भी हो सकता है। वो कहते हैं अब आवश्यकता नहीं है कि केवल स्त्रियों की चेष्टाओं और श्रृंगार लीलाओं का वर्णन किया जाए। कवि इस प्रकार अपने विचारों को, अपने विषयों को विस्तार दें, ये आवश्यक है। वे कहते हैं हिंदी भाषा में सत्काव्य का प्रायः अभाव है। इस कारण, और साथ ही हमारी जो जननी भाषा है संस्कृत, उसमें पर्याप्त रूप से लक्षण ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। अतः हिंदी में हमें लक्षण ग्रंथों की रचना की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती। हमें अनेक प्रकार के रसों के भेद, हमें नायक नायिका के भेद, हमें छंदों के भेद, अलंकारों के भेद, इन सब में उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त छंद, अलंकार, सभी कुछ है, रीति, सभी कुछ है। हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं हिंदी काव्य की हीन दशा को देखकर कवियों को चाहिए कि वे अपनी विद्या, अपनी बुद्धि और अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग इस प्रकार के ग्रंथ लेखन में ना करें। अच्छे काव्य लेखन का उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। अलंकार, रस और न्याय का निरूपण बहुत हो चुका है। इस समय कवियों का एक दल कवि समाजों और कवि मंडलों में बद्ध होकर, वे कहते हैं, समस्या पूर्ति के लिए व्यग्र हो रहा है। समस्या पूर्ति विशेष रूप से भारतेंदु काल की विशेषता थी, महत्वपूर्ण, कवियों को प्रोत्साहित करने के लिए, रचना के लिए। द्विवेदी युग जिसके प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने भारतेंदु युगीन इस समस्या पूर्ति की जो परंपरा है उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो समस्या पूर्तिकार है, इनमें से कुछ को छोड़कर शेष कविता के नाम की भी बड़ी अवहेलना कर रहे हैं। उनको चाहिए
कि बिना योग्यता संपादन की समस्या पूर्ति के झगड़े में ना पड़े। समस्या पूर्ति के लिए सामान्य कौशल और प्रबल प्रतिभा की आवश्यकता है, और समस्या पूर्ति का जो वेदीकालीन समय है, उस समय उन्हें युग प्रवर्तक के रूप में इस प्रतिभा का विकास नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए वे कहते हैं कि समस्या पूर्ति के विषय को छोड़कर कवियों को अपनी इच्छा अनुसार अपने विषयों का चयन करके बड़ी ना हो सके तो छोटी ही सही स्वतंत्र कविता करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की कविताओं का हिंदी में अभाव है। वे कहते हैं संस्कृत और अंग्रेजी काव्य का अनुवाद हिंदी में करने की और भी कवियों की रुचि बढ़ने लगी है, परंतु स्वतंत्र कविता की अपेक्षा दूसरी कविता का अनुवाद अन्य भाषा में करना कठिन कार्य है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक शीशी में भरे हुए इत्र को दूसरी शीशी में डालते हैं तो पहले ही कठिनाई होती है इस कार्य में, और फिर कुछ भाग इत्र का उड़ जाता है और कुछ बूंदें इधर उधर गिर जाती हैं, तो यह उलटफेर जो होता है ये व्यर्थ होता है। इसलिए वैसे भी उनका मानना है कि एक भाषा के कवि का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाना उस मूल कवि की रचना का अपमान है, क्योंकि अनुवाद के द्वारा उनके गुणों का ठीक ठीक परिचय न होने के कारण पढ़ने वालों की दृष्टि में वह हीन हो सकता है। इसलिए किसी पुस्तक का अनुवाद करने के पहले अनुवादक को अपनी योग्यता का विचार करना भी आवश्यक है। इस अनुवादक के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं अच्छा कवि हो, तभी वह अनुवाद करने में समर्थ हो पाएगा, अन्यथा नहीं। परंतु सच्चाई यह है कि अच्छा कवि होना भी अत्यंत दुर्लभ है। काव्य के गुणों और दोषों की विवेचना जिन पुस्तकों में है, उन कवियों के कर्तव्य और अकर्तव्य पर बहुत कहा जा चुका है। वे कहते हैं हम इन बातों पर यहाँ विचार नहीं करेंगे। वे आगे बात करते हैं इसी निबंध के दूसरे भाग में। वे कहते हैं कि आजकल जो हिंदी है संक्रांति की अवस्था में है। हिंदी कवि का कर्तव्य यह है कि वह लोगों की रुचि का विचार रखकर अपनी कविता ऐसी सहज और मनोहर रूप में रचे कि साधारण पढ़े लिखे लोगों में भी पुरानी कविता के साथ नई कविता पढ़ने का अनुराग उत्पन्न हो। पढ़ने वालों के मन में नई उपमाएं, नए शब्द, नए विचार समझने की योग्यता विकसित हो, यही कवि का कर्तव्य है। जब लोगों का झुकाव इस ओर होने लगे तब समय समय पर कल्पित अथवा सत्य आख्यानों के द्वारा सामाजिक, नैतिक और धार्मिक विषयों की मनोहर शिक्षा वह दे। उन विषयों के द्वारा समाज को प्रेरणा दे, आदर्श की, सत्य की, नैतिक मूल्यों की। अब जो विषय उसके अवलोकन में आए तब उसी पर अपनी स्वाभाविक शक्ति से कविता लिखकर लोगों को उसके विषय में सचेत करे। कि कवि जो है वो कविता इस प्रकार लिखे कि पुरानी कविता के साथ नई कविता के प्रति भी लोगों के मन में रुचि हो, नई उपमाएं, नए शब्द, नए विचार हो, साथ ही नए विषयों का चयन कर कर विभिन्न मूल्यों और आदर्श की स्थापना वह अपनी कविता के माध्यम से समाज में करे। वे कहते हैं कि कविता में साधारण लोगों की अवस्था, विचार और मनोविकारों का वर्णन हो। कवि की कविता तभी लोकप्रिय हो पाएगी जब वह साधारण लोगों की स्थिति, उनकी विचारों और उनकी मनोदशाओं का सच्चाई पूर्ण अनुभव करते हुए वर्णन करेगा। साथ ही कविता लोगों को धैर्य, साहस, परस्पर प्रेम, दया आदि नैतिक गुणों की प्रेरणा देने वाली होगी, तभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। कविता के विषय सदैव यथार्थ हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कल्पना का प्रयोग हो
परंतु कल्पना अतिशय सूक्ष्म न हो, और अलंकार उपमा आदि हो, और जिन अलंकारों का प्रयोग हो वह भी बहुत गूढ़ अलंकार ना हो। सहज रूप से प्रयुक्त अलंकारों का काव्य में प्रयोग होना चाहिए। साथ ही भाषा सहज, स्वाभाविक, मनोहर होनी चाहिए, और छंद भी बहुत कठिन, जटिल ना हो, सीधे साधे, परिचित, सुहावने और वर्णन के अनुकूल होने चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध का सारांश यही है। धन्यवाद।